नमस्कार। आज मैं निधि खेतान आप सबको स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए, जिसके अंतर्गत हम पाठ 18 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है दस्त एवं ज्वर में पोषण। इसके पहले हमने विशिष्ट अवस्थाओं में पोषण के बारे में अध्ययन किया था। अब इसके बाद हम विभिन्न परिस्थितियों की अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिनका नाम है दस्त एवं ज्वर। दस्त बहुत ही सामान्यता से बीमारी है। दस्त में पाचन क्रिया के ऊपर नीचे होने के कारण परेशानी हो जाती है। अपचने वाला भोजन या भोजन पूर्ण रूप से पच ना पाए और मल का विसर्जन की प्रक्रिया बहुत जल्दी बढ़ जाए, उसको दस्त कहते हैं। ये किसी भी उम्र में हो सकता है। उसी प्रकार ज्वर एक श्वास प्रणाली का बीमारी है, जिसके अंतर्गत हमारी श्वास या हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। सामान्यतः से जब मौसम का बदलाव होता है, ये आप मान सकते हैं सितंबर अक्टूबर जब गर्मी से सर्दी आ रही है, या फरवरी मार्च जब सर्दी से गर्मी की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये दोनों समय बहुत ही अत्यधिक होते हैं जब हमें ज्वर से ग्रसित हो सकते हैं। जब मौसम में बदलाव आ रहा है, तापमान में बदलाव आ रहा है, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और हम ज्वर से ग्रसित हो जाते हैं। और दस्त में हमारे अंतर्गत जो भोजन हमने ग्रहण करा है, उसकी पाचन क्रिया में जो बदलाव आता है, या अपच भोजन जल्दी मल के द्वारा विसर्जित हो जाता है, उसके कारण दस्त कहा जाता है। दस्त के समय या ज्वर के समय रोगी की भूख बंद हो जाती है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, उसके मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है और रोग की प्रकृति दशा तीव्रता के कारण भिन्न पोषक तत्वों की भी कमी से ग्रसित हो जाता है, जिसके कारण उसको विभिन्न पौष्टिक तत्वों की आवश्यकताओं में कमी होने के कारण वो और अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। जिसके अंतर्गत हमें चाहिए कि हम पौष्टिक संबंधी आहार आयोजन करें और उसकी बढ़ती ज़रूरतों और घटते आहार सेवन का जो डिफरेंस है उसको मिला सकें और कम कर सकें। आइए इसके अंतर्गत अपन अध्ययन करते हैं दस्त। दस्त यह वह अवस्था है जिसमें मल विसर्जन की आवृत्ति तरलता एवं मात्र सामान्य की तुलना में अधिक हो जाता है। अर्थात इस अवस्था में ढीला पानी नुमा जैसे थोड़ा या बहुत अधिक मात्रा में अगठित मल बार बार विसर्जित होता है। दस्त से ग्रसित व्यक्ति कमज़ोर और कुपोषित हो जाता है। क्योंकि उसके शरीर से जल निकलने लग जाता है। जैसा कि हमने पूर्व अध्यायों में भी अध्ययन किया था, जल हमारी जीवन रेखा होता है, तो इसके कारण निर्जलीकरण से ग्रसित होने लग जाता है जो भी रोगी है। अब जो रोगी की क्षमता होती है उस पर निर्भर करता है कि वो कितना जल्दी इस पीड़ा से उभर के बाहर आता है और कितना अपने आप को तत्पर रखता है कि इच्छा ना होते हुए भी उसको खाना होता है, या जो भी उसके लिए पौष्टिक आवश्यकताओं की ज़रूरत है उसको परिपूर्ण रखता है। दस्त की अवस्था में यदि रोगी का ध्यान नहीं रखा जाए तो शरीर में अत्यधिक मात्रा में खनिज लवण की क्षति के कारण निर्जलीकरण की स्थिति बन जाती। शिशु एवं बच्चों के लिए दस्त जानलेवा हो सकते हैं। क्योंकि ये निर्जलीकरण जानलेवा की स्थिति तक ले आता है, क्योंकि हमारा शरीर करीबन 60 से 65% तक जल से निर्मित है, और अगर ये जल ही नहीं रहेगा तो कोई भी पौष्टिक तत्व रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारे अंदर जो कोशिकाएं हैं, उस कोशिकाओं को भी कार्य करने का आधार जल ही होता है। उनकी आंतरिक जल और बाह्य जल के अंतर्गत ही हमारे शरीर का पूर्ण कार्य चल रहा होता है, चाहे वो मल विसर्जन का हो, चाहे पोषक तत्वों का एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना हो, चाहे रक्त का बहाव हो, कुछ भी हो, उसके लिए बेस हमेशा जल ही रहता है। दस्त की अवधि एवं तीव्रता के आधार पर दस्त अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन दो प्रकार में
बांटा गया है। जैसे कि इनके नाम हमें बताते हैं, अल्पकालीन मतलब थोड़े समय के लिए, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक चलने वाले दस्त को दीर्घकालीन कहा जाता है। अल्पकालीन जो दस्त होता है वो सामान्यतः 2 या 4 दिन के लिए ही होता है। इसमें एक दिन में 4-5 से लेके 7-8 बार तक भी इंसान मल विसर्जन के लिए चला जाता है। इसमें जो मल होता है वो बहुत ही तरल अगठावा मल विसर्जन होता रहता है, काफ़ी अधिक होता है। रोगी 1 घंटे में अनेक बार मल विसर्जित करता है। दस्त के साथ साथ अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पेट में दर्द, ऐंठन, कमज़ोरी, निर्जलीकरण, बुखार, उल्टी आदि समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि उसको बार बार स्वाद बदल जाता है, कमज़ोरी आ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता और कम हो जाती है। उसके शरीर में जो हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं वो भोज्य पदार्थ कहलाते हैं, खनिज लवण और विटामिन, उनकी भी कमी होने लग जाती है। हमने 11वीं में पढ़ा था रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले भोजन होते हैं वो होते हैं विटामिन और मिनरल्स या खनिज लवण। यही हमारे शरीर से निष्कासित होते रहते हैं तो हम विभिन्न प्रकार की अन्य बीमारियों से भी ग्रसित होने लग जाते हैं। अल्पकालीन दस्त की अवधि 24 घंटे से 48 घंटे मतलब 1 दिन से 2 दिन या 3 दिन तक चलती रहती है। इस अवस्था में प्राथमिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उसको जल का सेवन कराया जाए और सभी पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। क्योंकि इस समय इतने हमारे खनिज लवण या विटामिन नहीं निकलेंगे जितना जल का निष्कासन होता रहेगा। तो जल के निष्कासन को ध्यान में रखते हुए उसको निरंतर कुछ ना कुछ जल या तरल पदार्थ का सेवन कराता रहना चाहिए। उसी के अपितु दूसरी साइड है दीर्घकालीन दस्त। दीर्घकालीन दस्त वह होते हैं जो 2 से 4 सप्ताह तक निरंतर चलते रहते हैं। इसमें जो रोगी होता है वो दिन में कम से कम 5 या 6 बार मल विसर्जन के लिए जाता रहता है। ये किस कारण से होता है? अगर आपके पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया है या आंतों में कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसके कारण आप दीर्घकालीन दस्त से ग्रसित हो जाते हैं। 2 सप्ताह या उससे अधिक अवधि तक रहने वाले दस्तों को दीर्घकालीन दस्त कहते हैं। इस प्रकार की दस्त में तीव्रता कुछ कम होती है, रोगी 4 से 5 बार जाता है, मल पानी नुमा कम होता है लेकिन अगठा मल ज़्यादा विसर्जित करता है, कमज़ोरी महसूस करता है। लगातार इतने लंबे समय तक बहुत बार मल विसर्जित करने के कारण उसमें विभिन्न प्रकार के खनिज लवण और पानी में जल घुलनशील विटामिनों की कमी भी बहुत अधिक पाई जाती है। इस समय निर्जलीकरण के साथ साथ विभिन्न प्रकार की पौष्टिक आवश्यकताओं का भी ध्यान हमें अत्यधिक रखना पड़ता है, अन्यथा रोगी मृत्यु की ओर अग्रसर कर सकता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की कमियों के और कुपोषण के कारण उसको बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगती है। अब आहार्य प्रबंधन हमें देखना होगा। अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि दस्त कितने प्रकार के होते हैं, दस्त क्या होते हैं। दस्त अल्पकालीन और दीर्घकालीन, जैसा कि मैंने कहा अल्पकालीन 2 दिनों तक के लिए चलते हैं, दीर्घकालीन 2 सप्ताह से ज़्यादा के लिए चलते हैं। तो उनकी आहार प्रबंधन भी विभिन्न होगी। क्योंकि जब समय काल परिस्थिति भिन्न है तो उनकी प्रबंधता भी भिन्न होगी। तो आइए पहले अपन अल्पकालीन दस्त के अंदर आहार्य प्रबंधन देखते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन सी बातों का ध्यान देना है वो देखते हैं। इस प्रकार के दस्त में शरीर में अत्यधिक मात्रा में जल व खनिज लवणों की क्षति के परिणाम स्वरूप निर्जलीकरण की स्थिति बन जाती है। यदि समय रहते उपचार नहीं किया गया तो व्यक्ति मृत्यु की ओर अग्रसित हो जाता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो इस बिंदु का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस स्थिति को समय रहते आसानी से शरीर में जल की क्षतिपूर्ति करके संभाला जा सकता है, जैसे समय समय पर उसे नारियल पानी, दाल का पानी, साबूदाने का पानी, चावल का पानी, इन सब से धीरे धीरे उसका सेवन कराना चाहिए, जिसमें थोड़ी थोड़ी नमक और शक्कर भी मिलाती देती रहनी चाहिए। ORS का घोल, ORS का घोल को हम क्या कहते हैं? ओरल
रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। क्या कहते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जो कि एक चीनी और नमक का घोल होता है, जो बच्चे को जितना जल्दी दिया जा सके उतना अच्छा होता है। इसे 1 गिलास प्रति 1 बार मल विसर्जन की दर से हमें देते रहना चाहिए, जैसे हमारे शरीर में निर्जलीकरण बिल्कुल भी ना हो और हम इससे ग्रसित ना हो। ORS के साथ साथ अन्य तरल पदार्थ भी हमें लगातार देते रहने चाहिए और जितना कोशिश हो हर तरल पदार्थ में थोड़ा थोड़ा नमक और शर्करा का भी घोल मिलाते रहना चाहिए, जैसे हमारे अंदर आई नमक या ऊर्जा की कमी को भी वो परिपूर्ण बराबर करता रहे। अल्पकालीन दस्त का मुख्य रूप से उपचार जल एवं खनिज लवण की क्षति की पूर्ति करना ही होता है। अब ORS को क्या कहते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। दोस्तों, इसका सवाल आ सकता है कि ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, ORS का कॉम्पोजिशन या बनावट क्या होती है। तो इसको बहुत अच्छे से अध्ययन करें, नोटबुक में लिखें और याद करें कि हम 1 मार्क के सवाल के लिए तैयार रहें। निर्जलीकरण से बचने के लिए जल तथा आवश्यक खनिज लवणों से भली भांति आपूर्ति करने के लिए हम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये प्रस्तावित ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को निरंतर सेवन कराते रहते हैं। हर बार मल विसर्जन के साथ 1 गिलास ORS का सेवन कराना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। उसके अतिरिक्त जितनी ज़्यादा ज़रूरत हो उस पर निर्भर करता है। यह घोल हमें आंगनबाड़ी, प्राथमिक चिकित्सालय या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे मुफ्त में अवेलेबल होता है, जो हम वहाँ से ला सकते हैं और अपने रोगी को पिला सकते हैं। इसको बनाने की विधि क्या होती है? 1 गिलास पानी को उबालकर ठंडा करें और उसमें एक जो छोटा पैकेट ORS होता है 4.5 ग्राम का, वो इसके अंदर डाल के मिलाएं और घोल के पिलाएं। ये हाथों हाथ पिलाने का होता है, रखने का नहीं होता, क्योंकि एक पैकेट एक 200 ml ग्लास के लिए बना हुआ होता है। अगर ORS नहीं है तो इसमें शक्कर, नमक और नींबू मिला के भी घर में ORS बनाया जा सकता है, क्योंकि हर के घर में शक्कर मिलेगा, नमक मिलेगा और नींबू भी मिलेगा। तो अगर आपके पास ORS नहीं है तो इमीडिएटली 1 गिलास पानी में 1 चम्मच बड़ी शक्कर, 1/4 छोटी चम्मच नमक और 1/4 छोटी चम्मच नींबू का रस डाल के भी हम ORS का निर्माण कर सकते हैं, जो निरंतर बच्चे को पिलाते या रोगी को पिलाते रहना चाहिए। बड़े ORS के पैकेट का वजन होता है 28.5 ग्राम, जो कि 1 लीटर पानी के लिए प्रस्तावित किया जाता है। इस ORS के पैकेट को इस 1 लीटर जग के पानी में मिला देना चाहिए और इसको हम 24 घंटे तक सेवन आराम से कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद इसको निष्कासित करके नया ORS बना लेना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे अगर दस्त होती जा रही है वैसे वैसे लगातार ORS, नारियल पानी, चावल का पानी, साबूदाने का पानी, दाल का पानी इत्यादि को निरंतर सेवन कराते रहना चाहिए। अब घोल की अधिक आवश्यकता होने पर नया घोल का निर्माण करते रहें, लेकिन ध्यान रहे कि एक बार बनाने के बाद 24 घंटे तक ही उसका सेवन करें और फिर निष्कासित करके और नया ORS का घोल बनाएं। अब शिशुओं के लिए 24 घंटे में 1 से 2 लीटर या 5 से 10 ग्लास बहुत होता है और बड़ों के लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी हो वो पिलाते रहें। ORS के 1 लीटर घोल में सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम, जिसको हम साधारणतः नमक के नाम से जानते हैं, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम, जो कि हमें नींबू से भी मिलता है, और डेक्स्ट्रोज शर्करा 20 ग्राम। इसको हम शक्कर कहते हैं, इसको हम नींबू कहते हैं, इसको हम साधारणतः नमक कहते हैं और ये भी इसमें पा लिया जाता है। तो अगर हमें मार्केट से ORS उपलब्धता नहीं हो पा रही है, हमारे पास में आंगनवाड़ी नहीं है या प्राथमिक चिकित्सालय के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो हम घर में भी ORS बना सकते हैं और इसका निर्माण करके दोस्तों रोगाणु को निरंतर सेवन करा सकते हैं। जैसे वो निर्जलीकरण का
से ग्रसित ना हो और मृत्यु की ओर अग्रसर ना करे। आइए अब देखते हैं दीर्घकालीन दस्त, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि वो दस्त जो 2 सप्ताह से ज़्यादा के समय तक के लिए चलता है, इसमें तीव्रता कम होती है। एक दिन में रोगी करीबन 4 से 5 बार मल विसर्जन के लिए जाता है और उसी की तुलनात्मक अल्पकालीन में एक ही घंटे में 4 से 5 बार चला जाता है। तो इसके अंतर्गत शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, क्योंकि ये लंबे समय तक चल रहा है। ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है। तो ऊर्जा की अगर हमें कमी महसूस हो रही है तो सामान्य ऊर्जा की मांग में करीबन 10 से 20% हम बढ़ोतरी करके उसको सेवन करा सकते हैं। इसके लिए हमको कार्बोज, साबूदाना इनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि वो मल की आपकी तीव्रता भी कम करता है और उसको गठन करने में भी सहायता प्रदान करता है। शारीरिक ऊतकों के निर्माण एवं शारीरिक क्षतिपूर्ति के टूट फूट की मरम्मत के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ जाती है, जो कि करीबन 50% हो जाती है। प्रोटीन का काम क्या है दोस्तों? हमने पढ़ा था या तो ग्रोथ, डेवलपमेंट या रिपेयर। तो यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा, लेकिन टूट फूट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हमें क्या करना है? रिपेयर वर्क करना है कि नहीं करना? तो रिपेयर वर्क के लिए हमें 50% की आवश्यकता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बेस वर्क तो चल ही रहा है लेकिन टूट फूट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो रिपेयर वर्क के लिए हमें 50% की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसी के अंतर्गत कार्बोज है। कार्बोज ऊर्जा की बढ़ी हुई मांग को परिपूर्ण करता है, जिसके अंतर्गत हमें सुपाच्य भोजन देना चाहिए, कम रेशे वाला, जैसे कि हमारे मल को बांध सके और मल की विसर्जन की तीव्रता को कम कर सके। वसा आंत्र सक्रियता के कारण वसा का पाचन बहुत निम्न या कम हो जाता है। वसा नियंत्रण करें, क्योंकि यह आसानी से पचने योग्य है। आहार में पाश्चकृत वसा जैसे मक्खन, संपूर्ण दूध जो क्रीम युक्त है उसी का सेवन करें। ऊपर से जो प्रत्यक्ष वसा है उसका सेवन कम करें, क्योंकि उसको पचाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। खनिज लवण, आंतों में खनिज लवण का अवशोषण की कमी हो जाती है। लोह लवण और कैल्शियम और जिंक की बहुत कमी हो जाती है, अवरोध हो जाता है। अतः आहार में कैल्शियम, लोह लवण युक्त खाद्य पदार्थ और जिंक भी देते रहें। क्योंकि दस्त के दौरान जिंक की कमी बहुत हो जाती है और जिंक आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता से परिपूर्ण करता है। वहीं पे विटामिन बी समूह की कमी हो जाती है, और क्योंकि मल से विसर्जित हो जाते जा रहा है। विटामिन बी की ज़रूरतें बढ़ती जाती है। क्योंकि जैसे जैसे ऊर्जा की ज़रूरत बढ़ेगी तो विटामिन बी की भी ज़रूरत बढ़ती चली जाएगी। इसलिए इसके अंतर्गत इसका समावेश हमारे भोज्य पदार्थों में अधिक करना होता है। आइए अब देखते हैं आहार एवं आहार्य प्रारूप, जिसके अंतर्गत हम आहार आयोजन करेंगे कि कैसे कैसे उसका आहार आयोजन करना चाहिए, कैसे कैसे उसका आहार होना चाहिए, जैसे वो इस परिस्थिति को आसानी से पार कर सके और अपनी हष्ट-पुष्टता और स्वस्थता को वापस परिपूर्ण तरीके से ले सके। आसानी से पचने योग्य, नरम, बिना मिर्च मसाले वाला, सादा, कम रेशे युक्त या निम्न रेशे युक्त भोज्य पदार्थ लेना चाहिए, जिसमें हरे पत्तेदार सब्जियां कम हो, क्योंकि वो मल विसर्जन की तीव्रता को और बढ़ा देगी। आहार में अच्छी तरह से पका हुआ नरम भोज्य खाएं और अर्ध ठोसार खाएं, जैसे खिचड़ी हो गई, दाल चावल हो गए, उनको खाएं। रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल पेय पदार्थ देना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में हल्का व सुपाच्य भोजन ग्रहण करते रहना चाहिए। मंदाग्नि के कारण रोगी एक साथ अधिक मात्रा में भरपेट भोजन नहीं कर पाता, इसलिए हमें चाहिए कि रोगी 5 से 6 बार में अल्प आहार में भोजन को स्वीकारे और ग्रहण करे, जैसे वो किसी भी प्रकार से पौष्टिक तत्वों से कमी महसूस ना करें। अब आइए अपन दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, ज्वर, दस्त
कि हम पढ़ चुके। उसके अंतर्गत हमने कितने प्रकार के दस्त होते हैं उसका अध्ययन करा, उनके कौन कौन से आहार्य प्रबंधन होते हैं, कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है, पौष्टिक आवश्यकताएं, इस सब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आइए अब देखते हैं ज्वर, जो कि एक श्वास प्रणाली की बीमारी है, जिसके अंतर्गत हमारा शरीर का तापमान सामान्य तापमान से बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। अब सामान्य तापमान क्या होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सा होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसके अंतर्गत हमारा अगर उससे बढ़ जाता है तो वो ज्वर या बुखार हो जाता है। दोस्तों ये गलत लिखा है, ये फ़ारेनहाइट होना चाहिए, सेल्सियस नहीं होना चाहिए। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ज्वर अथवा बुखार कहलाता है। अवधि एवं तीव्रता के आधार पर ज्वर को भी हम 3 प्रकार में बांटते हैं। पहला है अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन ज्वर 2 या 3 दिन के लिए होता है, जिसके अंतर्गत हम वायरल जुखाम इन सब के लेते हैं, और ये बहुत ही कम समय के लिए होता है। ये सर्दी, जुखाम, चिकन पॉक्स, टाइफाइड आदि के कारण होता है। मध्यकालीन ज्वर होता है जैसे मलेरिया, जो थोड़े से समय के लिए चलता है, एक निश्चित समय पे रोज़ के रोज़ बुखार चढ़ता चला जाता है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है दीर्घकालीन। इस ज्वर की तीव्रता अपेक्षाकृत बहुत कम होती है, किंतु ये बहुत लंबे समय तक चलता है, करीबन 2 से 4 सप्ताह या उससे भी लंबा चलता है। ये किसके कारण होता है? तपेदिक, यक्षम या टीबी रोग के कारण होता है। तो कई बार ये महीनों तक भी निरंतर चलता रहता है, जिसके अंतर्गत हमें बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगती है। अब ज्वर की स्थिति में शारीरिक एवं जैव रासायनिक परिवर्तन जो हमारे अंतर्गत हो रहे होते हैं, जिनका हमें अध्ययन करना है, हमें इनके बारे में जानना है, जैसे हम अपनी पौष्टिक आवश्यकताओं को परिपूर्ण तरीके से पूर्ण कर सकें, आपूर्ति कर सकें। आइए देखें, ज्वर की स्थिति में शरीर की आहार्य उपापचय दर में वृद्धि हो जाती है। इनके साथ ही ग्लाइकोजन एवं वसीय तंतुओं का क्षय होने से शरीर में उपस्थित संग्रहित भंडार में भी कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी उपापचय दर बढ़ गई है, और उपापचय दर बढ़ने से हमारे अंदर जो खाना का भंडार है वो कम हो रहा है। क्योंकि मैंने पहले क्या कहा था, ज़रूरत बढ़ रही है, खाना कम हो रहा है, तो ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। इस डिफरेंस को कौन पूरा करेगा? जो हमारा ग्लाइकोजन और वसाई का भंडार है वो पूर्ण करता चला जाता है। प्रोटीन के उपापचय वृद्धि में होने दर में वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिपेयर का काम अत्यधिक बढ़ जाता है और यूरिया मूत्र के रूप में निष्कासित करना पड़ता है, जिस कारण इस अंग पर अनावश्यक कार्यभार बढ़ जाता है। अधिक पसीने आने से एवं पसीने के रूप में शरीर से जल, सोडियम क्लोराइड एवं अनेक खनिज लवण जैसे पोटेशियम लवण वगैरह का निष्कासित होने लग जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में निर्जलीकरण और खनिज लवण की कमी या कुपोषण ग्रसित होने लग जाता है और शरीर एक निशक्त कमज़ोर हो जाता है। बुखार में श्वसन क्रिया काफ़ी तेज हो जाती है, साथ ही फेफड़े एवं रक्त परिसंचरण संस्थान को भी अधिक कार्य करना पड़ता है। बुखार के कारण पाचन तंत्र में भी गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण भूख नहीं लगती है। हमारे सारे एंजाइम्स जो पाचन क्रिया कर रहे होते हैं उनमें बहुत बदलाव आने लग जाता है, तो हमारी भूख बहुत कम हो जाती है, ज़रूरतें बढ़ जाती है, जिसका गैप बढ़ने के कारण हमारे को पौष्टिक आवश्यकताओं में भी बहुत क्षति होने लग जाती है। भोजन में भी देरी से पचता है, भोजन देखते ही जीभ मिचलाने लगता है, खाना खाने की इच्छा नहीं करती है। बुखार की अवस्था में सभी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है, अतः आहार में सुधार एवं परिवर्तन करना अत्यावश्यक हो जाता है। यदि बुखार के समय हम सभी पौष्टिक तत्वों का परिपूर्ण तरीके से समावेश करके ग्रहण नहीं करेंगे तो हमें विभिन्न प्रकार की कमियां महसूस होगी, निर्जलीकरण होगा, कमज़ोरी होगी, निशक्तिकरण होगा और हम बहुत जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे और बल्कि बीमारी के कमज़ोरी के कारण और बीमार महसूस करेंगे। जिसके अंतर्गत आइए अब हम देखते हैं आहार्य आयोजन कि हमारी कौन कौन सी ज़रूरतें बढ़ती है, जिसका हमें ध्यान देना चाहिए और इस बीमारी को
और बुरी स्थिति में ना आने से रोक लेना चाहिए। आइए इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ज्वर की स्थिति में आहार रोग तीव्रता एवं स्वभाव पर निर्भर करती है कि कौन से प्रकार का ज्वर है, अल्पकालीन, दीर्घकालीन या मध्यकालीन। उसी के हिसाब से आहार्य प्रबंधन होगा। शारीरिक तापमान बढ़ने एवं तंतुओं के अधिक क्षय के कारण ऊर्जा की मांग 50% तक बढ़ जाती है। बेचैनी एवं अस्थिरता भी ऊर्जा की मांग भी बढ़ जाती है। ज्वर की स्थिति में रोगी आहार ग्रहण नहीं कर पाता, अतः इस समय ऊर्जा की अधिक मांग की आपूर्ति संभव नहीं होती है, किंतु ज्वर के उतरने और चढ़ने के कारण अधिक ऊर्जा युक्त सुपाच्य हल्का भोज्य पदार्थ हमें रोगी को खिलाना चाहिए, जैसे वो बढ़ती ऊर्जा की मांग की आपूर्ति आराम से कर सके और अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें। प्रोटीन उपापचय अधिक होने के कारण प्रोटीन की मांग भी बढ़ जाती है, दैनिक आवश्यकताओं से 50% अधिक हो जाती है। ग्लाइकोजन भंडार में कमी हो जाती है क्योंकि उपापचय दर बढ़ जाती है। हम मुद्दा खाते नहीं है तो हमारे भंडार का ही निष्कासन होता रहता है, जिसकी आपूर्ति अधिक शर्करा ही कर सकती है, ऊर्जा दे सकती है, तो वो करते रहना चाहिए। इसका अवशोषण अति शीघ्रता से हो जाता है, ये शरीर में पहुंचते ही तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। अतः 2-2 घंटे के अंतराल में हमें निरंतर भोजन ग्रहण कराते रहना चाहिए, जो सुपाच्य हो, हल्का हो और स्वरुचिपूर्ण खाया जा सके। पास्यकृत वसा युक्त आहार जैसे क्रीम, मक्खन, पूर्ण क्रीम युक्त दूध, अंडे की जर्दी दी जा सकती है क्योंकि ये आराम से पाचन हो सकते हैं और प्रोटीन युक्त होते हैं, जो कि अच्छा प्रोटीन होता है। जल के साथ सोडियम क्लोराइड तथा पोटेशियम की भी उत्सर्जन होता है, अतः इसकी पूर्ति के लिए नमक व फलों के रस द्वारा दी जानी चाहिए। ये हमें निरंतर ध्यान रखना है कि कोई भी बीमारी से ग्रसित हो तो हम निर्जलीकरण की ओर अग्रसर ना हो और विभिन्न प्रकार के खनिज लवण और जल घुलनशील विटामिनों की कमी हमारे अंदर ना हो, जिसके अंतर्गत हमें और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ठीक है। विटामिन ए, सी की मांग बढ़ जाती है क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो हमें इम्यूनिटी बूस्टर कहलाता है, हमें विभिन्न रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो इस समय विटामिन सी की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, जो कि हमें फलों के रस, खट्टे फलों के रस जैसे नींबू पानी, मौसमी का रस, इनसे निरंतर देते रहना चाहिए। कुल ऊर्जा मांग के अनुपात में थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन क्योंकि ऊर्जा के अनुपात में होते हैं, इनकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाती है। इसके लिए हमें खमीरीकरण, अंकुरीकरण या अन्य खाद्य पदार्थों के मिश्रण से भोज्य पदार्थ बनाकर उसको रोगी को ग्रहण करवाना चाहिए, जैसे कि हम विभिन्न प्रकार की पौष्टिक आवश्यकताओं को परिपूर्ण कर सकें और रोगी को विभिन्न और परेशानियों से बचा सके। बुखार में मूत्र तथा पसीने के माध्यम से अधिक जल उत्सर्जित होता है, अतः 2.5 से 5 लीटर तक जल की मात्रा दी जानी चाहिए। आहार आयोजन करते समय विभिन्न बिंदुओं का ध्यान देने योग्य बातें। आहार उच्च ऊर्जा, उच्च प्रोटीन व न्यून वसा युक्त, हल्का सुपाच्य एवं कम मिर्च मसाले का होना चाहिए। तरल पेय पदार्थों का अधिकाधिक मात्रा में आहार में सम्मिलित होना चाहिए। ग्लाइकोजन का पानी, फलों का रस, नारियल का पानी, नींबू पानी, छाछ, चावल का पानी, जौ का पानी इत्यादि चीज़ों का समावेश होना चाहिए। आहार रोगी की रुचि के अनुरूप स्वादिष्ट एवं सुपाच्य और देखने योग्य होना चाहिए, जैसे उसके खाने का मन करे। रोगाणु में सुधार आने पर अर्ध ठोस एवं ठोस किंतु नरम भोज्य पदार्थ जैसे दलिया, खिचड़ी, उपमा, सूजी की पतली खीर, मूंग की दाल, रोटी, लौकी की सब्जी, कहने का तात्पर्य है जो हल्का और सुपाच्य हो वो भोजन बनाना चाहिए और उसको ग्रहण कराते रहना चाहिए निरंतर, कम से कम 5 या 6 बार। हमें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो एक बार में या 2 या 3 बार में अपना पूर्ण रूप से भोजन ग्रहण कर लेगा। आहार 2-3 घंटे के अंतराल में निरंतर देते रहना चाहिए। आहार में अधिक मिर्च मसाले युक्त तले पले चीज़ें ना हो क्योंकि वो जलन देगा, पाचन क्रिया को लंबा कर देगा और रोगाणु को खाने की इच्छा नहीं होगी। भोजन मौसम के अनुरूप उचित तापमान पर
आकर्षक ढंग से परोसा जाए, जैसे रोगी के मन में पर्याप्त मात्रा में भोजन को ग्रहण करने के लिए एक इच्छा जागरूक हो, जैसे वो भोजन ग्रहण कर सके। आहारीय उपचार के साथ साथ नियमित रूप से डॉक्टर से भी परामर्श लेते रहना चाहिए। आशा करती हूँ इस पाठ के अंतर्गत आपने दस्त एवं ज्वर के बारे में अच्छे से अध्ययन किया होगा। दस्त कितने प्रकार की होती है, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन। उनके आहार्य प्रबंधन भी अलग अलग होते हैं, जिसके अंतर्गत हमने अल्पकालीन का करा था निर्जलीकरण और खनिज लवण का। उसी के विपरीत में दीर्घकालीन में हमने विभिन्न प्रकार की पौष्टिक आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन किया था। दूसरे भाग में हमने ज्वर का अध्ययन किया था। ज्वर एक श्वसन प्रक्रिया की बीमारी है, जिसके अंतर्गत हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ये 3 भागों में विभाजित होती है, अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन। उसी के अंतर्गत इनका आहार्य प्रबंधन पड़ा और आहार प्रबंधन करते करते हमें कौन कौन सी बातों का, बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, उसका अध्ययन करा। आशा करती हूँ ये पाठ आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, नोटबुक में कॉपी किया होगा, स्पेशली ORS का, क्योंकि ORS क्या चीज़ होती है, कब देनी चाहिए और किस प्रकार उसका निर्माण किया जाता है। और इसके दूसरे भाग में मैं आपके सामने इसके प्रश्नोत्तर लेके प्रस्तुत होती हूँ। तब तक निरंतर अध्ययन करते रहिए, परीक्षाओं के लिए तैयार रहिए। नमस्कार।